हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के हर एक चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अब चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, खास करके तो बिहार बोर्ड वाले के लिए ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन यानी 50% क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हर एक बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो सभी बोर्ड के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मल्टीपल क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन भी डिस्कस किए जाएंगे कि इसका आंसर अगर ये है तो कैसे है, ठीक है, क्यों हो रहा है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे सिखाई जाएंगी। ये नहीं कि ये क्वेश्चन है, इसका मैं ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऐसे करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। ऐसे तो रटना होगा, तो यहाँ पे रटने वाला प्रोसेस नहीं है। सारी चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, बस आप वीडियो को जो है अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं और उनके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच फॉर क्लास 10, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा कम टाइम में। और अगर आप किसी फाउंडेशन या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर रामरूप शर्मा, आसिफ सर, सिद्धार्थ सर, निहारिका मैम पढ़ाएंगी। ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास 10 के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके ये क्लास पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया, यानी F इक्वल टू दे दिया, कितना है 10 सेंटीमीटर, पूछ रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी का 2 गुना, तो 2F, 2 गुणे 10 तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इसी फोकस दूरी कितनी है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। फार्मूला आपको ये पता होगा ना, तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों के बीच सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण होगा, ठीक है भाई। दो माध्यम है, यह है एक माध्यम इधर, एक माध्यम इधर। अब कोई भी प्रकाश किरण इस पर लंबवत, ऐसे लंबवत आकर गिरता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अपवर्तन कोण होगा। भाई कोई भी प्रकाश किरण अगर लंबवत आकर पड़ता है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इस बिंदु पर अगर आप नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींचोगे तो यही लाइन अभिलंब भी बनेगी। अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है उसके बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड का जो है 1 सही है, यानी कि 0 डिग्री। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी को जब भी क्षमता आपको निकालनी है तो फोकस दूरी शुड बी इन मीटर, ठीक है, मीटर में होना चाहिए। तो फोकस दूरी F बराबर कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो गया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। अब आगे देखो, आगे कह रहा इसकी क्षमता होगी, तो क्षमता P=, ठीक है, P= होता है 1/F। F की वैल्यू रखो, कितनी है 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, +0.02 डायोप्टर और -0.02 डायोप्टर। तो आंसर आपका कितना होगा, क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, यानी कि इसको D से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। कोई भी वस्तु, ठीक है, अगर ये हमारा जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का अगर ये फोकस दूरी यानी कि वक्रता केंद्र ये रहा F और ये होता 2F,
यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब सदैव लेंस की दूसरी साइड f पर ही बनता है, यानी कि 2f पर ही बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, और उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ऐसे देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये समांतर जाने वाली, ये फोकस से होकर ऐसे जाएगी, दोनों एक दूसरे से कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ठीक। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा आपका सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि 2f पर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारी चीजें जब मैं आपको प्रतिबिंब बनने के नियम समझा रहा था हर एक दर्पण से, हर एक लेंस का, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से एकदम से इसको क्लियर किया था, ठीक है। अगर इनफाइनाइट पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब f पर बनेगा। जैसे जैसे वस्तु क्या आएगा, पास आता जाएगा, प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर भगता जाएगा। क्या होगा, प्रतिबिंब दूर भगता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वस्तु दूर भगेगा तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, पास आता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कौन सा होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत, ठीक है। तो स्वस्थ आंख के लिए अगर किसी आदमी का आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु जो है बिल्कुल साफ और करेक्ट दिखाई देती है। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम बिंदु की स्पष्ट दूरी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूनतम बिंदु की दूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रिसेंटली में पढ़ाया हुआ, अभी जस्ट मैंने रिवाइज भी किया था, मानव नेत्र वाला चैप्टर ना, दृष्टि दोष के बारे में बताया था ना, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होते क्या हैं, इनके नाम कैसे पड़े और इनमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, नेत्र लेंस पर। तो दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, ठीक है, यानी रेटिना से दूर बनता है, इसीलिए इसका नाम जो है दूर दृष्टि दोष पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम किस रंग के लिए है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला लाल रंग, पीला रंग और हरा और नीला, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग के लिए है और सबसे ज्यादा जो है वो बैगनी के लिए है, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम लाल रंग के लिए है और सबसे ज्यादा बैगनी। अगर आप देखें तो प्रिज्म से जब 7 रंग आपकी विभक्त होती हैं तो सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होती, कौन सी प्रकाश जो है, कौन सा कलर सबसे ज्यादा झुकता है, वो है बैगनी। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो सबसे कम झुकता है जो वो लाल है आपका। आगे देखिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन होता है। तो प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन कौन से रंग का होता है, कौन सा कलर सबसे ज्यादा झुकता है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया। तुरंत आप लोग आंसर में जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा कि बी की सी की डी, ठीक है। ऑप्शन ए बैगनी है, ऑप्शन बी हरा रंग है और ऑप्शन सी जो है पीला रंग है और ऑप्शन डी जो है लाल रंग है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो है लाल रंग के साथ जा रहे हैं वो गलत जा रहे हैं और जितने भी बच्चे बैगनी रंग के साथ आ रहे हैं उनके जवाब सही हैं। तो इसमें जो है प्रिज्म द्वारा सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो आपका बैगनी रंग का होता है, यानी सबसे ज्यादा झुकती बैगनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम के नियम का सूत्र है, वाह भाई वाह, क्या बात है। इसको तो मैंने डिस्कस किया था, ओम के नियम का सत्यापन भी करवाया था। ओम के नियम से रिलेटेड नहीं था, एक प्रतिरोधों से, संयोजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो रिसेंटली वीडियो है, ओम का नियम क्या है भाई, आपको मैंने एक वेन डायग्राम बनवाया था ना, ठीक है। इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया था। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। यहाँ पे V लिखा था मैंने, यहाँ पे लिखा था I, यहाँ पे लिखा था R, बहुत पहले मैंने बताया था, ठीक है।
अब ओम का नियम यही है, अगर v इजकल टू पूछे तो क्या हो जाएगा आई आर, आई इजकल टू पूछे तो क्या हो जाएगा b अपान आर, आर इजकल टू पूछे तो v अपान आई। अब जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से मैच कर लो, देखो कौन है। पहला अगर तुम्हें चेक करना आई बराबर, तो आई को ढको तो क्या मिल रहा b बटे आर, तो पहले ऑप्शन में होना चाहिए था आई बराबर b बाई आर, लेकिन v गुणे आर है, तो यानी ये पहला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ, आर बराबर, तो अगर आर बराबर आपको चाहिए तो आर को ढक लो, तो आर को ढकोगे तो क्या मिलेगा b अपान आई, तो आर बराबर क्या मिलना चाहिए थे b अपान आई, लेकिन मिल क्या रहा है यहाँ पे ऑप्शन में v इंटू आई, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, v इजकल टू आई गुणे आर, तो b को ढक लो तो क्या हो गया आई आर, यानी गुणा है बीच में। ठीक है, ये डिवाइड वाली लाइन हो गई, ये गुणे वाली, यानी साथ साथ हैं दोनों, तो आई गुणे आर, तो यही यानी कि ऑप्शन v तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप बढ़ाने पर किस चालक का प्रतिरोध, ठीक है, वैद्युत चालक का प्रतिरोध, अगर आप ताप बढ़ाएंगे, किसी भी कोई भी चालक तार है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वैद्युत प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान होती है। 4 ऑप्शन है, धारा, विभवांतर, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोधों का अगर समांतर क्रम संयोजन है, ठीक है, समांतर क्रम में क्या चीज समान होती है, समांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता क्या समान होता, विभवांतर। और यही अगर आपसे श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में याद रखो क्या समान होता है, धारा। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और समांतर क्रम में आपका विभवांतर जो है वो समान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, फटाफट से जो है ऑप्शन में जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में बोल दे रहा हूं, विद्युत शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, और चौथा ऑप्शन है विद्युत आवेश का। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी या सी, डी। ठीक है, जो भी करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो ऐसे ही बीच बीच में एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है या गतिमान आवेशित कण है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन टेस्ला, तीसरा ऑप्शन न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन गॉस। ठीक है, तो मुस्कुराइए नहीं, ठीक है, ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, वी ए। क्या होता है, वी ए। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, इसी का मात्रक आपसे पूछ रहा था, इसकी जगह ऐसे ही रख लो। इसका मात्रक क्या होता है, ये आपका क्या क्षेत्रफल, तो यानी ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो बी का मात्रक क्या बन गया, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बन गया। ठीक है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या इसी को टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को टेस्ला भी बोला जाता है। ठीक है, तो यानी पहला और दूसरा तो बिल्कुल आपका सही है। अब बच रहा है 2 ऑप्शन और, बी और डी। ठीक है, सॉरी, सी और डी। सी पे लिखा हुआ है गॉस और डी पे लिखा हुआ है, ठीक है, सी पे लिखा हुआ है गॉस और
डी पे लिखा हुआ, हाँ एकदम सही समझ रहे हैं, ठीक है। हम मुस्कुरा इसीलिए रहे क्योंकि होमवर्क मिलने वाला है। न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन बटे, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए, नहीं आएगा तो फिर तो हम तो है ही हैं, हम तो बताएंगे, ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं अब बताइए। दो ऑप्शन तो मैंने क्लियर कर दिया, अब आपके दो ऑप्शन बच रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी को सही या गलत जो भी आपको समझ में आए इन दोनों में से कौन सा हो सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर की अगर बात की जाए तो विद्युत मोटर में क्या होती है, उसको हम करंट देते हैं, यानी विद्युत देते हैं, यानी बिजली उसके अंदर देते हैं। तो उस विद्युत को किस रूप में वो कन्वर्ट कर रहा है। विद्युत मोटर क्या काम करता है, यंत्रों को चला रहा है, ठीक है। तो यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। अगर डायनेमो की बात करें तो डायनेमो को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट या यंत्र के द्वारा उसको चलाया जाता है तो बदले में वो विद्युत देती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर विद्युत मोटर है तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, डायनेमो उत्पन्न करता है, लो डायनेमो का ही क्वेश्चन है। पहला है आवेश, दूसरा विद्युत वाहक बल, तीसरा विद्युत क्षेत्र और चौथा चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनेमो जो है वो क्या देता है, विद्युत देता है, यानी कि वोल्टेज उसके अंदर विभवांतर होता है, यानी कि विद्युत वाहक बल देता है। बी ऑप्शन सही है, क्या देता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो डायनेमो जो है आपका क्या क्रिएट करता है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, ठीक है, यानी क्लास 10 साइंस में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर थे सभी से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए। अब इसी सीक्वेंस में 2-3 सीरीज आपको और मिलेगी बहुविकल्पीय की, ठीक है। उसके बाद जो सीक्वेंस या सीरीज आपकी चल रही है, पहले तो इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय का सीरीज चल रहा था, वो आपके चारों चैप्टर के कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय, उसके बाद अति लघु, ठीक है, लेकिन बहुविकल्पीय की सीरीज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी अपनी तैयारी आसानी से कर सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डेली शाम के 7 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है, तो नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहा करिए, कहीं भी रहिए तैयार होके 10 लिख दिया मैंने, 7 बजे, ठीक है। डेली शाम के 7 बजे जो है फिजिक्स साइंस की क्लासेस लगती है और क्लास 12 की जो क्लास है फिजिक्स की वो शाम डेली 6 बजे, ठीक है। तो टाइमिंग सभी लोग अपना अपना नोट कर लीजिए और डेली इसी टाइम पे तैयार रहा करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक अलग बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट।